आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह सेशन है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और देखिए कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। और देखिए, ये जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यह जो सीरीज है, आज हमारा यह उसका 8वां क्लास है। ऑलरेडी मैंने आपको 7 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा उनको तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आज हमारा यह 8वां सेशन है और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एनटीपीसी भी लिखा गया है। लास्ट ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर लिखा गया है CEN 01/2019। और यहाँ पर भी देखिए एनटीपीसी दिया गया है। और ये जो पेपर लिया गया था ये 5/3/2021 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2021 का। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेक्शन में एनटीपीसी लिखा गया है। प्रश्न पढ़िएगा कि देशों के इनमें से किस युग्म में दो पक्षीय प्रणाली है। इस बार मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर जो टिक लगा हुआ था आंसर पर उसको मैंने हटा दिया है, ताकि आपको भी सुविधा हो और आप प्रयास खुद से करें आंसर बताने का। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि देशों के इनमें से किस युग्म में दो पक्षीय प्रणाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, दो पक्षीय प्रणाली जो है इनमें से कहाँ पर है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में है। और आपको पता भी है कि अमेरिका में चुनावी प्रणाली को दो पक्षीय प्रणाली कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार के तीनों स्तरों पर केवल दो पार्टियां ही राजनीतिक क्षेत्र पर हावी हैं। और अमेरिका में ये दो पार्टियां रिपब्लिकन पार्टी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में दो पक्षीय प्रणाली है। और भी बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे कि जमैका है और माल्टा है। माल्टा भी आप याद रखिएगा, जमैका भी याद रखिएगा, ठीक है ना। जमैका में और माल्टा में, इनमें भी दो पक्षीय प्रणाली है, ठीक है। चाइना में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दलीय है, भारत में बहुदलीय है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पूरा नाम क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये स्टार्ट हुआ था कब, तो 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये संबंधित किससे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये संबंधित है स्वास्थ्य से। किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताना है। विजयी होने वाले, अच्छा, अब 2019 वाला आपको याद नहीं रखना, अब आपको 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे संबंधित सारे तथ्यों को याद रखना है। जैसे कि 2024 वाला जो लोकसभा चुनाव था ये क्रम कौन सा था, तो ये 18वां क्रम था। कौन सा क्रम था फ्रेंड्स, 18वां क्रम था। ये कितने चरण में आयोजित किया गया था, तो 7 चरण में आयोजित किया गया था। जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। चुनाव आयोग का इसमें टैगलाइन क्या था, तो चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये टैगलाइन था, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। चुनाव कितने सीट पर हुआ था,
तो 543 सीटों पर हुआ था। ठीक है ना, 543 सीटों पर हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था इस बार, तो ये ऐप था VHA, यहाँ मैं लिख देता हूँ VHA। उसके बाद सी विजिल दूसरा ऐप हो गया, तीसरा था KYC, तो ये ऐप, ये सी है, ये ऐप लॉन्च किए गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कौन सा चुनाव के द्वारा जारी पोर्टल किया गया था, तो पोर्टल का नाम था सुविधा। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अच्छा, सबसे युवा सांसद जो हैं, यानी कि इस बार 2024 में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी जो जीते थे, उनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। उनका नाम अब क्या है, उनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है ना, ये कौशाम्बी सीट से जीते हैं और 25 वर्ष इनकी आयु है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और सबसे बुजुर्ग सांसद अगर पूछेगा तो थाली कोटई राजू थेवर आप याद रखिएगा, राजू थेवर बालू। ठीक है ना, राजू थेवर बालू पूरा नाम है इनका, थाली कोटई राजू थेवर बालू। ठीक है ना, ये DMK के हैं। क्लियर। चलिए, तो इस बार वाला अब आप याद रखिएगा। देखिए, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, कौन सा विटामिन जो है हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, तो ये कौन सा विटामिन है फ्रेंड्स, तो इस विटामिन का नाम क्या है, इसका नाम है विटामिन ए। क्या नाम है इसका, इसका नाम है विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है बताइए, तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी होता है और जीरोप्लैथेलमिया नामक रोग होता है। क्लियर। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन विटामिन ए राइट आंसर होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अच्छा, अब क्या पूछा जाता है, एक विटामिन D1 का नाम पूछ लिया जाता है और विटामिन D2 का रासायनिक नाम पूछा जाता है। वैसे तो आप विटामिन डी का नाम जान गए, रासायनिक क्या, कैल्सीफेरॉल। D1 का होता है कोली कैल्सीफेरॉल। क्या होता है D1 का होता है कोली, और बाकी कैल्सीफेरॉल तो आपको पता ही है। और D2 का होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना, अर्गो कैल्सीफेरॉल। तो ये दोनों याद रखिएगा, आजकल पूछा जा रहा है। विटामिन बी या फिर B1 का रासायनिक नाम आपको पता है, थायमिन होता है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। मुंडक उपनिषद जो है ये संबंधित किससे है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मुंडक उपनिषद है ना, मुंडक उपनिषद, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मुंडक उपनिषद जो है ये अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है, अथर्ववेद के। ठीक है ना, किसके अंतर्गत ये आता है, अथर्ववेद के। याद रखिएगा, इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन है, आत्मा परमात्मा की तुलना है, और समता का भी वर्णन इसमें किया गया है। और आपको याद होगा सत्यमेव जयते, तो ये सत्यमेव जयते इसी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा। देखिए, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष कौन है। अब आपको जो है अभी वाला याद रखना है, और ये समय समय पर बदलते भी रहते हैं, तो एग्जाम के समय एक बार आप अपडेट होकर के जाइएगा। आप एक बार देख लीजिए कि RRB NTPC CBT 1 में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। PDF देखिए फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और मैं जल्द ही, टाइम का अभाव है थोड़ा सा, तो मैं जल्द ही सेंड कर दूंगा। PDF मिलेगा टेलीग्राम पर, सक्सेस केंद्रा क्विज जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है ना, वहाँ आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर पूरा ये आपका फुल सॉल्यूशन मिलेगा और फुल पेपर भी मिलेगा, जहाँ पर आपको मैथ के भी प्रश्न वहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी की वर्तमान की बात करते हैं, नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में देखिए, ये एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। ठीक है ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, दिनेश कुमार यानी कि के और त्रिपाठी, इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है। और ये कौन से क्रम के नौसेना अध्यक्ष हैं, तो ये आपके 26वें नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ये तो नौसेना की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं अभी थल सेना कौन है, थल सेना अध्यक्ष, तो इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा, अब एयर मार्शल जो बनने वाले हैं, मतलब एयर चीफ जो बनने वाले हैं, वायुसेना के अध्यक्ष अभी बनेंगे, और अभी पदभार भी संभालेंगे, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो इनका नाम अब आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप आपसे पूछा गया। तो सिंपल से यहाँ पर देख सकते हैं PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दिया गया है, और ये रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था, किस प्रकार का टैक्स जो है नहीं लगाया गया था।
ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए किस प्रकार का जो है टैक्स नहीं लगाया गया था। चलिए आंसर कमेंट करते चलेगा। तो ये था आपका लघु उद्योग पर कर, ठीक है ना। बाकी कृषि पर कर आपको पता है, आवास पर कर भी लगाया गया था, और मवेशी चराई कर लगाया गया था, दुधारू पशुओं पर, मवेशी पर, ठीक है ना। आवास कर लगा था, कृषि कर लगा था, और मवेशी कर लगा था। क्लियर ना। ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ना फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। घोड़े दागने और सैनिकों की होलिया लिखने की प्रथा इसने स्टार्ट किया हुआ था। तो आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए IAEA, यहाँ पर पूरा फॉर्म यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया IAEA। अच्छा सबसे पहले तो ये जान लीजिए IAEA का फुल फॉर्म होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा ऑप्शन में से कि राइट आंसर इसमें से क्या होगा, ठीक है ना। अब बता दीजिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स IAEA का मैंने फुल फॉर्म बता दिया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका फाउंडेशन हुआ था 1957 में, ये फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये ऑस्ट्रिया के वियना में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया के AUSTRIA, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरकार की वह प्रणाली, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और स्पष्ट दिखे। देखिए सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जिसमें शक्ति का एक केंद्रीय प्राधिकरण को देश के विभिन्न संवैधानिक इकाई के बीच विभाजित किया जाता है, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं संघवाद, ठीक है ना। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। और संघात्मक व्यवस्था आपको पता है कहाँ से लिया गया हमारे देश में संघात्मक व्यवस्थाएं, तो ये लिया गया है कहाँ से, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। बताइए। तो ये नारा था बाल गंगाधर तिलक जी का कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और बाल गंगाधर तिलक का आपको याद होगा केसरी और द मराठा पत्रिका इनका, ठीक है ना, याद रखिएगा केसरी और द मराठा, केसरी और मराठा आप याद रखिए, केसरी और मराठा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यहाँ पर देखिएगा अंतरिक्ष यात्री, तो प्रयोगशाला में वैज्ञानिक होंगे, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री होते हैं, तो प्रयोगशाला में कौन होगा, वैज्ञानिक होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, एक सेट दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है ना, उसका पालन किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टी और जो उम्मीदवार होते हैं उनके द्वारा कुछ नियम होते हैं, कुछ डायरेक्शंस होते हैं, कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उनका एक सेट होता है जिनको कि उनको पालन करना होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता दीजिए जल्दी से। इसी को हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता, इसी को हम लोग बोलते हैं आचार संहिता, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है, बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से इसमें से कौन सा नहीं है बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोध गया बिल्कुल है क्योंकि वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ भी है क्योंकि इन्होंने पहला प्रवचन दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन। कुशीनगर भी है बिल्कुल, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। ग्वालियर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका नहीं पूछा गया प्रश्न में कि स्थलों में से नहीं है, तो ये ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाल बाल और पाल, आपको पता है कि ये गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल और पाल, ठीक है ना। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। तो ये क्रमशः पूछा गया है कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे, तो मैंने आपको बता दिया। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण पदार्थों में स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। स्वयं जो भोजन बनाते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। ये चीज़ आप पहले से भी जानते हैं कि जो स्वयं भोजन बनाते हैं इनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, और जो मृत पोषी होते हैं ना, ये मृत जीवों को खाते हैं। और कवक पूछा जाता है, तो कवक जो होता है ना, कवक याद रखिएगा, कवक जो है मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी, ठीक है ना, मृतोपजीवी याद रखिएगा, मृतोपजीवी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए, एक का सुपर कंप्यूटर है, परम भी है और क्रे 3 भी है। यहाँ पर देखिए पीडीए जो है, पीडीए सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर पीडीए हो जाएगा। अच्छा, भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा, जैसे कि एरावत है, एरावत, ठीक है ना, एरावत, परम सिद्धि है, ठीक है ना, परम सिद्धि है, प्रत्यूष है, प्रत्यूष है, ठीक है ना, उसके बाद मिहिर है। तो ये सब आप भारत के सुपर कंप्यूटर के कुछ नाम हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्थीरिया जो है ये जीवाणु से होता है, ये चेचक जो होता है ये किससे होता है, विषाणु से होता है, ठीक है ना। बाकी विषाणु से होता है, ये जीवाणु से होने वाला यहाँ पर रोग है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, चलिए बताइएगा। संस्कृत भाषा जो है ये किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो देखिए संस्कृत भाषा जो है ना फ्रेंड्स, ये संबंधित है आपके भारतीय यूरोपीय परिवार से, ठीक है ना, इंडो यूरोपियन याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और कुछ और भी भाषा हैं जैसे कि ग्रीक और लातिनी, ग्रीक और लातिनी, ठीक है ना, ग्रीक और लातिनी, ये भी यूरोपीय परिवार से संबंधित। तो भारतीय यूरोपीय हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रसिद्ध नाटक मेघदूत इनमें से किसकी कृति है, मेघदूत किसकी कृति है। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कालिदास की रचनाएं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत लोगों को याद नहीं होगा। विक्रमोवर्षियम ये कालिदास की रचना है, मतलब, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद मालविकाग्निमित्रम आपको याद होगा, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं, ठीक है ना। अच्छा, सतनार का रचना पूछा जाता है, तो सतनार का रचना कौन सा है, मणिक मेकलई, यहाँ पर लिखता हूँ मणिक मेकलई, मणि मेकलई, ये सतनार की रचना है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा, ठीक है ना। इलांगो औदिगल की रचना आपको पता है, शिल्पाधिकारम, 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 ये इलांगो औदिगल की रचना है, इलांगो औदिगल की, ठीक है ना। और सतनार की रचना है मणिक मेलई। और कालिदास का मैंने आपको बता ही दिया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रोजगार सृजन योजना नहीं है, रोजगार सृजन योजना इनमें से कौन सा नहीं है, चलिए फटाफट बता दीजिए कौन सा इसमें से रोजगार सृजन योजना नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, आपको पता है ना। अच्छा, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, आप डेट, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ, आप डेट और ईयर दोनों कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए तो कि ये प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरुआत हुआ था इसका। तो ये एक रोजगार सृजन नहीं है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आपको पता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि दंत क्षय, जो दांत क्षय होता है ना, डेंटल कैरिस, इसका अर्थ क्या होता है, दंत क्षय का। तो दंत क्षय मतलब दांतों का सड़ना, ठीक है ना, दांतों का सड़ना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दांतों का सड़ना, दंत क्षय कहलाता है, क्षरण होता है दांतों का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उन पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का अभाव होता है, ध्वनि की निरंतरता का अभाव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि। अच्छा, प्रतिध्वनि से संबंधित कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जैसे कि प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए परावर्तित वस्तु की ध्वनि स्रोत से 17.2 मीटर से अधिक होनी चाहिए, ये आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में 17 भी दे देता है, लेकिन 17.2 मीटर आप जरूर याद रखिएगा, ताकि स्रोत पर खड़े व्यक्ति के द्वारा इसको सुना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैत्री, ठीक है ना, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, और एक और नाम है भारती, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है,
तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया था फ्रेंड्स कि यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो दक्षिण गंगोत्री जो है ना, ये भारत के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित पहला अनुसंधान केंद्र था। कौन? दक्षिण गंगोत्री। दूसरा जो था ये मैत्री था और तीसरा जो था ये भारतीय है अंटार्कटिका में। तो यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका दिया भी गया है, ठीक है ना, अंटार्कटिक। क्लियर? चलिए, ये शोध संस्थान है, अनुसंधान केंद्र है भारत के। कौन कौन से? तो मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। क्रम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिनों तक का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल गारंटी रोजगार जो है ना, नरेगा जिसको बोलते हैं, तो 100 दिन का है उसमें, ठीक है। 100 दिन का जो है रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है, 100 दिन का, 100 डेज का। चलिए, उसके बाद देखिए घेंगा जो होता है, ग्वाइटर, ये विकार किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये कमी है आपका आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। किसके कारण से होता है? आयोडीन की कमी से ये घेंगा होता है। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि एक कंपनी यहाँ पर दिया गया है कि नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है, जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये जो व्यावसायिक प्रक्रिया है इसको कहा जाता है आउटसोर्सिंग, ठीक है ना। इसको एक कंपनी जो है नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्राप्त करती है, जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको आउटसोर्सिंग कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? सबसे पहले तो आप याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में। यहाँ से तो एक प्रश्न ये बन गया कि 1972 में ये लागू किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कितनी अनुसूचियां हैं, प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 6 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना। टोटल यहाँ पर 6 अनुसूचियाँ हैं, इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर वायु प्रदूषण का, ठीक है ना, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र, इसका प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स वायु प्रदूषण के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन नाम से जाना जाता है? अच्छा, गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से, बड़ा इंपॉर्टेंट है गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखिए भारत में स्वर्ण क्रांति विकास के जो चरण था ये 1991 से लेकर के 2003 तक में था, ठीक है ना। और इस अवधि के दौरान शहद, बागवानी, इन सब पर ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो 1991 से 2003 ये क्वेश्चन भी आई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि DVI किस प्रकार का सिग्नल पास करता है? देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। DVI, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आपका है DVI D, एक है आपका DVI A और एक है आपका DVDI, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, या फिर DVI बोलते हैं इसको, सॉरी DVI बना लीजिए, ठीक है ना। तो एक हो गया DVI D, DVI A और एक हो गया DVI, जो कि प्रश्न में DVI पूछा गया किस प्रकार का सिग्नल प्राप्त करता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो DVI है ना, DVI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? DVI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए DVI जो है, DVI जो है ये आपका केवल डिजिटल सिग्नल पास करता है। DVI जो है केवल एनालॉग सिग्नल पास करता है। और DVI जो कि DVI पूछा गया है, ये आपका डिजिटल और एनालॉग दोनों वीडियो सिग्नल पास करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला, ठीक है ना, ये वाला करेक्ट होगा। DVI पूछेगा तो केवल डिजिटल वीडियो सिग्नल पास करता है, DVI A केवल एनालॉग वीडियो सिग्नल पास करता है और DVI जो है ये आपका डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल पास करता है। क्लियर हो गया ना। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मृत पोषण क्या है? सेप्रोट्रॉफिक
ठीक है ना। बताइए, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फटाफट आंसर बताइए। मृतपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी पोषण क्या है? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि मृतपोषी पोषण क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो मृतपोषी पोषण दिया गया है ना, जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है, जैसे कि कवक मैंने आपको बताया था। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर लास्ट वाला जो है आपका ये वाला राइट होगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी वर्तमान में भी आपको याद रखना है कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है। देखिए, मीनाक्षी मंदिर जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर? एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। तमिलनाडु के कहाँ पर है? मदुरई में स्थित है। और मदुरई आपको पता है कि ये पांड्य शासकों की राजधानी हुआ करती थी। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई थी। पांड्य शासकों के द्वारा ही मीनाक्षी मंदिर बनवाया गया था। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो कई दफ़ा मैंने आउटपुट और इनपुट डिवाइस बताया हुआ है, तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? चलिए फटाफट आंसर बताइए कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताइए कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस है ना, इसमें से आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर होगा। ठीक है। चलिए, बाकी इनपुट डिवाइस हैं चाहे। अच्छा, यहाँ पर देखिए द टेक्नोलॉजी, मतलब कोई जो टेक्नोलॉजी है डेट यूजेस द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। देखिए, प्रश्न जो होते हैं ना, आप कंप्यूटर पर जब भी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर दीजिएगा, सीबीटी मोड में होता है, आप लैंग्वेज को आपको वहाँ पर चुनने का मिलेगा। तो अगर आप हिंदी चुन लेते हैं तो सारे प्रश्न आपको हिंदी में दिखाई देते हैं, और आपके पास ऑप्शन ये भी रहता है कि आप उसको अंग्रेजी में पर्सनली बदल करके देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न को। ठीक है। लेकिन जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जो लैंग्वेज आप चुनिएगा पहले उसी लैंग्वेज में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ने इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया है। तो द टेक्नोलॉजी डेट यूजेस द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का जो इमेज जो है उस टेक्नोलॉजी का नाम बताना है, जो हार्ट इमेज को जो प्रोड्यूस करता है। तो इसका नाम है इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है ना। इकोकार्डियोग्राफी आपने टेस्ट पढ़ा भी होगा। ठीक है ना। इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट, ये इसको इको भी कहा जाता है, और इको आपके हृदय का अल्ट्रासाउंड है एक तरह का। ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये प्रश्न देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने इसलिए रख दिया है कि थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, तो ये 896 लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आपका 14 है और यहाँ पर आपका 8 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 432 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर पूछा जाए कि क्या आएगा। अब देखिए किया क्या गया है ना, ये 18 नहीं, सॉरी 8 है ये। ठीक है ना, मिटा दीजिए, ये 8 है। अब यहाँ पर देखिए किया क्या गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला दोनों गुना कर दिया गया, तो 14 और 8 को गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा। अब क्या किया गया कि 112 में इनमें जो छोटा है 14 और 8 में, उससे गुना कर दिया गया, तो 8 से गुना किया गया है। तो देखिए 8 दूना 16 और आपका 11 बटा 88 और 1 89, यहाँ पर 896 आ गया। दूसरा कंडीशन देखिए सेम है, 12 गुना 6 कर दीजिए। ठीक है ना, 12 छः के 72 और फिर छोटा वाला से गुना कर रहे हैं, तो 6 इसमें छोटा है, तो देखिए 6 दूना 12 और 7 छः 42 और 1 43, यहाँ पर देखिए 432 आ गया। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर उसी प्रकार से 18 पचे 90, तो छोटा वाला इसमें 5 है, 5 से गुना कर दीजिए, 9 पचे 45, यानी कि 450 आएगा। ऑप्शन में देखिए 450 ऑप्शन डी में दिया गया। कोई और अन्य तरीका हो तो आप मुझे बताइए कि और किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 40 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और आपको पता है कि जीके जीएस का एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स का। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा।